नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के 15 विधायक निलंबित, हिमाचल विधानसभा में अभूतपूर्व हंगामा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने की दिशा में राहुल गांधी की कदम, एमएसपी से एमएसएमई तक की मजबूती का किया जिक्र। और राहुल गांधी ने बताया कि विकास और प्रौद्योगिकी की नई कल्पना जरूरी है और 90% जनता को कैसे साथ लेकर चला जा सकता है। खबर में आगे जिक्र होगा अखिलेश यादव का, जिन्होंने लगाया है बीजेपी पर बड़ा आरोप और कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है, कई 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चुनौती, नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही भाजपा सरकार, कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा। और आगे खबर में बताएंगे कि बढ़ने वाली है केंद्र सरकार की टेंशन, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेता भी उठाने लगे हैं किसानों के समर्थन में आवाज। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने वाला है बड़ा बदलाव, और अगर आप भी राहुल गांधी के भारत छोड़ो न्याय यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के 15 विधायक निलंबित, हिमाचल विधानसभा में अभूतपूर्व हंगामा। जहां दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बीच बुधवार को प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और भाजपा के 15 सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। और ये निलंबन भाजपा सदस्यों द्वारा सदन में बीते रोज हंगामा करने और विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जबरन घुसने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज करने के मुद्दे पर किया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं उनके चैम्बर में जबरन घुसा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद अब भाजपा के 15 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए हैं हिमाचल की विधानसभा से। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने की दिशा में राहुल गांधी के कदम, एमएसपी से एमएसएमई तक की मजबूती की कही बात। जी हां दोस्तों, भारत में आर्थिक विषमता और बेरोजगारी का संकट गहरा गया है और इस परिदृश्य में राहुल गांधी की हालिया चर्चा और प्रस्तावित नीतियां एक नई उम्मीद की किरण है। राहुल गांधी ने आईटी प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत में भारत की आर्थिक विषमता और जॉब्स क्राइसिस पर गहराई से चर्चा की और उन्होंने जीएसटी को सरल बनाने, टैक्स सिस्टम को एमएसएमई की सहायता के लिए पुनः डिजाइन करने, किसानों को एमएसपी के माध्यम से सुरक्षित करने और जॉब क्रिएटर्स की क्षमताओं को बढ़ावा देने जैसे कदमों की बात की। उनका मानना है कि तकनीक का उपयोग करके सभी भारतीयों को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, जिससे कि 90% आबादी पीछे ना छूटे। राहुल गांधी के प्रस्तावित समाधान न केवल आर्थिक विकास को समर्थन देते हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और इन प्रस्तावों से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय सुरक्षित होगी और जॉब मार्केट में सुधार होगा। तकनीक और हाईटेक नेटवर्क्स के जुड़ाव से उत्पादन और रोजगार सृजन में नवाचार आएगा। तो दोस्तों, आप भी अगर भारत छोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का पूर्ण समर्थन करते हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बनने चाहिए देश के अगले प्रधानमंत्री, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज अधिकांश भारतीयों के पास उन अवसरों और प्रगति तक पहुंच नहीं है जिनका आनंद केवल कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं। हमें विकास और प्रौद्योगिकी की फिर से कल्पना करने की जरूरत है, ताकि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएं जो हमारी 90% आबादी को पीछे ना छोड़े। जीएसटी को सरल बनाएं, एमएसएमई की मदद के लिए हमारी कर प्रणाली को नया स्वरूप दें, एमएसपी के माध्यम से किसानों की रक्षा करें, नौकरी सृजनकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ावा देना और हाईटेक नेटवर्क को जोड़कर उत्पादन को व्यवस्थित करना कुछ कदम है जो भारत को तुरंत उठाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक करवाती है, कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस भर्ती पेपर लीक 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही हैं और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सरकार पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नौकरियां निकलती हैं तो सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है। पेपर छापने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, किस किस सिक्योरिटी के अंदर पेपर लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर के तहत है, क्या उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं हैं? सरकार पेपर छपवाती है, सरकार ही पेपर लाती है और ये सवाल सरकार से आपको पूछना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
पुलिस सिपाही भर्ती और आरओ भर्ती को लेकर कहा कि लगभग 60 लाख नौजवान इससे परेशान है। नौजवान पुलिस भर्ती आरओ भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराने के लिए चाहते हैं और आखिर सरकार कर क्या रही है। जब सरकार इतना इंतजाम करती है तब पेपर लीक हो रहा है और फिर उससे बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। अगर पहली बार यूपी में पेपर लीक हुए थे उसी वक्त कार्रवाई हो गई होती। आज तो डायलॉग चलते हैं, मगर अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के पेपर लीक नहीं हुए होते। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक करवा रही है, क्योंकि ऐसा कराने से कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया होगा, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चुनौती, नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही भाजपा सरकार, कमलनाथ ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार देने की उनकी कोई नीयत भी नहीं है। कमलनाथ ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस समय देश और प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। केंद्र और राज्य सरकार न सिर्फ नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही है, बल्कि उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि रोजगार देने की उनकी कोई नियत ही नहीं है। रोजगार की बातें सिर्फ विज्ञापन और पोस्टर तक सीमित रह गई है। कमलनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश का हाल यह है कि पहले तो कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती और अगर भर्ती परीक्षा होती है तो उसके रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते, और जब रिजल्ट घोषित होते हैं तो उससे भर्ती घोटाले के आरोप लग जाते हैं, और जब ये आरोप लग जाते हैं तो सरकार घोटाले को दबाने की कोशिश करने लगती है। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि नतीजा ये होता है कि कोई प्रत्यक्ष बेरोजगार होता है तो कोई चयनित अभ्यर्थी के रूप में बेरोजगार होता है तो कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने के कारण बेरोजगार रह जाता है। देश और प्रदेश के नौजवानों की यही आवाज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में उठा रहे हैं और जनता का ध्यान समाज के असली मुद्दों की तरफ ले जा रहे हैं, न कि उन मुद्दों की तरफ जो समाज को विभाजित करते हैं। समाज को जोड़ने की इसी पहल का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और हम सबको इस यात्रा को सफल बनाना है ताकि खुशहाल मध्य प्रदेश और खुशहाल भारत का निर्माण संभव हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बढ़ने वाली है केंद्र सरकार की टेंशन, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेता उठाने लगे हैं किसानों के समर्थन में आवाज। जी हां दोस्तों, सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता के बाद से किसान आंदोलन का असर कुछ हल्का हुआ है, लेकिन एक बार फिर किसान संगठनों ने गुरुवार को एक मीटिंग बुलाकर आंदोलन को तेज करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के दौरान एक नौजवान की मौत के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ गया है और उनका आरोप है कि हरियाणा पुलिस की गोली से यह मौत हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के इस आंदोलन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि किसान इस तरह का ऐलान पहले भी कर चुकी है कि चुनाव के दौरान बीजेपी को प्रचार के लिए हरियाणा पंजाब के गांव में ही घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमा थे, तब कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं ने मुखरता से आवाज उठाई थी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर इन नेताओं ने बीजेपी में होते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम सरकार पर मुस्लिमों के बाद ईसाइयों को परेशान करने का आरोप, मौजूदा सरकार की लगातार हो रही है आलोचना। जी हां दोस्तों, हालिया वर्षों में असम की मौजूदा सरकार पर कथित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि पहले सरकार और हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुसलमानों को निशाना बनाया और अब ईसाई समुदाय उनके निशाने पर हैं। कथित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के लिए पूर्व उत्तर राज्य असम की मौजूदा सरकार की हाल के वर्षों में आलोचना होती रही है और कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि मिशनरी स्कूल से धार्मिक प्रतीक और प्रतिमाएं हटाई जाएं और सरस्वती पूजा शुरू कराई जाए। ईसाई संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है और असम में ईसाइयों की आबादी करीब 3.74% है, जो 2.3% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज़्यादा है और राज्य में 300 से ज़्यादा मिशनरी स्कूल हैं। और प्रदेश की पुलिस ने कैथोलिक समुदाय, उनके चर्चों, संस्थाओं और धर्मांतरण के बारे में एक सर्वेक्षण शुरू किया है और राज्य के ईसाई समुदाय ने इसमें सहयोग न करने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जामताड़ा रेल हादसे पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, बोले बहुत दुखद है ये हादसा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जामताड़ा झारखंड से गुजर रही ट्रेन में आग लगने की वजह से कई यात्री ट्रेन से कूद
गए और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। और यहाँ पर आपको बता दें कि हिलाकर रख देने वाला यह हादसा बहुत ही दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। गौरतलब है कि झारखंड के जामताड़ा में बुधवार की शाम बड़ा हादसा हुआ था और जामताड़ा के काला झरिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन ने कई यात्रियों को कुचल दिया था और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वकील हसन की पत्नी का वीडियो शेयर कर प्रियंका गांधी बोली, गरीबों को प्रताड़ित और अपमानित करना ही बीजेपी के अन्याय काल की सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण विरोधी अभियान में रैट होल माइनर वकील हसन का मकान तोड़े जाने को लेकर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गरीबों को प्रताड़ित एवं अपमानित करना ही बीजेपी के अन्याय काल की सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। डीडीए ने बुधवार को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें कई घरों को ढहा दिया गया। डीडीए के इस अभियान से बेघर होने वाले लोगों में वकील हसन भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले साल नवंबर में अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया था। वकील हसन पेशे से रैट होल माइनर हैं। प्रियंका गांधी ने वकील हसन की पत्नी का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी और जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया और उनके घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पुनर्परीक्षा की तारीख का नोटिस, यूपीपी आरपीबी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक आरक्षी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए 48 लाख उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 17 और 18 फरवरी को किया था। हालांकि इस परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द किए जाने तथा 6 महीने के भीतर फिर से आयोजित किए जाने की घोषणा हाल ही में 24 फरवरी 2024 को की थी और इसके बाद से इस परीक्षा की नई तिथि को लेकर कई फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में कई तरीकों के अन्याय हो रहे हैं, कांग्रेस उठाएगी आवाज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर जिले के बोधपुर गांव पहुंची और प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे राहुल गांधी की यात्रा का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा आदि कांग्रेस के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने संबोधन दिया और लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देश में आर्थिक, सामाजिक, किसान एवं महिलाओं के साथ अन्याय होने की बात कही। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने पीएम मोदी पर फिर से किया हमला और संसद भवन को लेकर दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के शिवसेना गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने किसानों और ड्रग्स से जुड़े मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घड़े में खड़ा किया। इस दौरान राउत ने नए संसद भवन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, संजय राउत ने कहा कि सेंट्रल विस्टा की क्या हालत है, एक बार जाकर देखना चाहिए। जो संसद भवन बनाया है वो ना काम करने लायक है ना बैठने लायक है, एक 5 स्टार जेल बन गया है। वो जो ऐतिहासिक धरोहर थी हमारी, जो हमारा ऐतिहासिक पार्लियामेंट था, हम चाहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसी ऐतिहासिक बिल्डिंग में पार्लियामेंट्री सेशन शुरू करेंगे। संजय राउत से जब पीएम मोदी के नारे अब की बार 400 पार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 400 पार बहुत कम बोला है, 600 पार बोलना चाहिए। पीएम मोदी रैली में झूठ बोलते हैं। इस दौरान संजय राउत ने पूछा कि पीएम ने किसान के लिए क्या किया। विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राउत ने ड्रग्स को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स का खेप अफगानिस्तान से आता है। गुजरात से पूरे देश में ड्रग्स जा रहा है, गुजरात से नेपाल और दूसरे देश में ड्रग्स जा रहा है। शरद पवार जब 2014 से पहले कृषि मंत्री थे, भारत के अब तक के सबसे अच्छे कृषि मंत्रियों में से एक थे। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में जामताड़ा में हुए रेल हादसे में कुछ लोगों की मौत होने पर बुधवार को दुख जताया और कहा कि रेल मंत्रालय को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो सके। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि झारखंड के जामताड़ा में हुई रेल दुर्घटना बेहद हृदय विदारक है। कई लोगों की जान जाने का समाचार अत्यंत दुखद
दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम घायलों के अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन को त्वरित राहत बचाव का काम करना चाहिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर संभव मदद करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि रेल मंत्रालय को इस दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जवाबदेही तय हो सके। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल संकट पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली प्रदेशवासियों के अधिकार को कुचलना चाहती है भाजपा। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा लोगों के अधिकार को कुचलना चाहती है और बहुमत को चुनौती दे रही है। और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धन बल एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के खिलाफ तैयारी पूरी, बन गया 3 मार्च का मास्टर प्लान, तेजस्वी लालू करने वाले हैं बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 मार्च को पटना में जन विश्वास महारैली का ऐलान किया। महारैली में राहुल गांधी के साथ ही लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत INDIA के दूसरे सहयोगी दल भाग लेंगे। महारैली की तैयारियां पार्टी के स्तर पर प्रारंभ कर दी गई हैं और रैली की इन्हीं तैयारियों के बीच बुधवार को आरजेडी ने दावा किया कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए भी ये परिवर्तनकारी कदम होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू और प्रदेश प्रवक्ता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को प्रदेश की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि नौकरी और रोजगार परक सोच तथा सकारात्मक राजनीति को हर कोई पसंद कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। तरफ भाजपा केरल में ईसाई समुदाय को लुभाने में लगी हुई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। शशि थरूर ने भाजपा की संभावनाओं को शून्य बताते हुए कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह तर्क देते हुए कहा कि केरल में भाजपा का वोट शेयर अपने उच्च बिंदु तक पहुंच गया है और वो यहां पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। शशि थरूर ने बीते बुधवार को समाचार एजेंसी ANI को बताया, मुझे लगता है कि भाजपा के 2 अंक हासिल करने का एकमात्र तरीका 2-0 है। भाजपा के साथ मुद्दा यह है कि वो केरल के इतिहास और संस्कृति को नहीं समझते हैं। सांप्रदायिकता यहाँ एक छोटी सीमा से आगे नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है और मैं 6% वाली पार्टी को 12-13% वाली पार्टी तक ले जाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को देता हूं, लेकिन बस इतना ही, ये सीमा अब पार हो चुकी है और हम जानते हैं कि उन्होंने ईसाई समुदाय तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर की भयावहता के बाद ये काम नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी का रामराज दलितों के लिए मनुराज, योगी सरकार पर बरसी कांग्रेस, उदित राज ने लगाया छात्रों की हत्या का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनके लिए उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं बल्कि मनुराज चल रहा है। कांग्रेस के असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स और कर्मचारी संगठन के प्रमुख डॉक्टर उदित राज ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा का रामराज्य पिछड़ों, दलितों, महिलाओं तथा आदिवासियों के लिए मनुराज है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का अंतर, लोकसभा चुनाव के सर्वे ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बड़े या अधिकारी बड़े, के पाठक पर बीजेपी MLC ने की बड़ी मांग, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आदेश झुठला रहे हैं ACS। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की भेंट चढ़ गया। सत्र के दौरान के पाठक द्वारा लाए जा रहे हैं नए नियम कानून के विरोध में हंगामा होता रहा और गुरुवार को भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। शोर शराबे बीच
विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं विधान परिषद में विपक्ष के साथ बीजेपी और जेडीयू के एमएलसी ने भी हो हल्ला किया और इस बीच आरजेडी ने के पाठक को सस्पेंड करने की बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडी गठबंधन में शामिल होने को तैयार एआईएमआईएम, मांगा यूपी की 5 लोकसभा सीट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद फरहान ने कहा है कि अगर गठबंधन की बात नहीं बनी और 5 लोकसभा सीटों से कम की बात की गई तो उनकी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी बल्कि जनता के बीच सीधे चुनाव में जाना पसंद करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में 25 लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और खुद पार्टी के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी की किसी एक लोकसभा सीट से मैदान में उतर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।